प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमरदीप, राजकीय महाविद्यालय बिरोड़, झज्जर की प्लेसमेंट सेल के तत्वाधान में विद्यार्थियों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए हम आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग करने जा रहे हैं। आप सभी के महाविद्यालयों में एक सेल होती है जिसे प्लेसमेंट सेल के नाम से जानते हैं, और इसके माध्यम से हरियाणा सरकार का ये रुख रहता है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही इस तरह से तैयार किया जाए और उनको, ताकि रोजगार प्राप्त करने में या सरकारी सेवा या फिर प्राइवेट सेक्टर जहां पर भी आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास कम से कम बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह हो। आपके पास एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भी आप जिस एरिया में जाना चाहते हैं उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो, और इसके साथ साथ आपके सामने ये भी बात हो कि मतलब किस एरिया में यानी सब्जेक्ट में किस प्रकार के हमारे पास रोजगार के अवसर हों। जैसे अगर मैं अपना उदाहरण लूँ तो हम जब ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, 2002 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो उस समय पर हमने कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। क्योंकि महाविद्यालय फिर बच्चे का अपना खुद का वो कहते हैं कि टक्कर मार के उसको पता करना होता था कि हाँ कहाँ पे जाना है और क्या पता करना है। और आज के जमाने में अगर उसी बात को लागू करें तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे फिर। और दूसरी बात ये भी है कि आज जिस तरह से कंपटीशन का जमाना आज और तेज होता जा रहा है, यानी हर स्टेज पे कंपटीशन, आपके एडमिशन लेने से लेकर आपको फॉर्म भरने में लाखों लोग फॉर्म भरते हैं कुछ पोस्टों के लिए। तो जो बेहतरीन तैयारी करता है और लगातार करता है, पूरे अनुशासित ढंग से तैयारी करता है, उसको सफलता हमेशा मिलेगी, चाहे एक पोस्ट हो, अब नहीं तो अगली बार उसको मिलेगी। तो इसी प्रयास को लेकर हम आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के अंतर्गत हमने एक 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें हरियाणा से और बाहर से रिसोर्स पर्सन को आमंत्रित किया गया है। और आज के जो रिसोर्स पर्सन हमारे सामने हैं, मैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगा कि जिस पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं आज, उस पेंडेमिक के हालांकि वो शिकार हैं, फिलहाल शिकार हैं, यानी कोविड पॉजिटिव हैं, मगर इसमें आप लोगों के लिए कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये वर्चुअल मोड में हो रही है। जो संक्रमण का जो व्यवस्था है वो किसी के पास नहीं जाएगा, तो आप उससे घबराए नहीं। मगर वो कहते हैं ना कि हिम्मत हिम्मत हर चीज में एक तरह से हर चीज, वो कहते हैं ना कि हिम्मत आपको हर बुराई से, हर मुसीबत से दूर ले जाती है और सफलता की तरफ लेके जाती है आपको। और वो कहते हैं ना कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये 7 दिवसीय हमने कार्यशाला आयोजित की है। और इसका सबसे बड़ा जो एक, क्योंकि स्वामी विवेकानंद से ही हमने शुरू इसलिए किया है ताकि कहते हैं ना कि स्वामी विवेकानंद हर युवा के प्रेरणा स्रोत हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए इनसे बेहतर एक तरह से तोहफा हमारे लिए शायद नहीं हो सकता था, तो इसलिए हमने ये कार्यशाला आयोजित की। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कहते ना कि मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि आपके भविष्य को बदलने के लिए, वर्तमान को बदलने के लिए एक विचार ही काफी है। और क्या पता आपको वो विचार इस कार्यशाला से मिल जाए या फिर आज की मीटिंग से मिल जाए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं जी संदीप कुमार जी, उनका हार्दिक अभिनंदन करूंगा और उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा कि इन्होंने बीएड किया है, इन्होंने एक तरह से एमएड और एमफिल एजुकेशन से किया है, मास्टर इन एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने ये सारा इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। और
इन्होंने ग्रेजुएशन मास्टर, हम मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ज्योग्राफी कहते हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। और इसके साथ साथ दिल्ली में जो मिरांडा हाउस जो एक बेहतरीन कॉलेज है, वहाँ पर इनके पास 5 साल पढ़ाने का अनुभव भी है। और इसके साथ साथ बहुत सारी जो नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इनके पेपर पढ़े जा चुके हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। और इसके साथ साथ जो कहते हैं ना कि आजकल जो एक ट्रेंड है, मतलब जिसे हम न्यू लर्निंग कहते हैं, उस न्यू लर्निंग में जो सोशियो कल्चरल डायमेंशन है, जिसे हम सांस्कृतिक सामाजिक परिदृश्य के अंतर्गत जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई में इनका विशेष इंटरेस्ट है। और उसी के साथ साथ ये विभिन्न अखबारों में भी, जैसे जनसत्ता है, दैनिक भास्कर है, इनमें अपने लेख भी लिखते रहते हैं जो काफी सराहे भी जाते हैं। और मेरी वॉइस शायद क्लियर है क्या बाकी बच्चों को? एक बच्चा कह रहा है कि उसको क्लियर नहीं है। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज ब्रेक हो सर रही है? क्लियर ऑडिबल है। ऑडिबल है। कई बार किसी बच्चे के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि उसका नेटवर्क नहीं आता, तो एक बार बेटा आप रिज्वाइन कर लें, एक बार लेफ्ट कर लें, फिर दोबारा रिज्वाइन कर लें। ये फोन को एक बार एयरप्लेन मोड से लेकर के उसको दोबारा से फिर उस एयरप्लेन मोड हटाकर फिर ज्वाइन कर लें एक बार। तो इधर से शायद कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि संदीप कुमार जी, वो कहते हैं ना कि एक बेहतरीन शिक्षक हैं और युवाओं के साथ जुड़ने वाले शिक्षक हैं। आजकल का जो हमें जो एक तरह से टीचर जो मिल रहे हैं, वो ऐसे टीचर हैं। पहले होता था कि एक दूरी होती थी, अब वो दूरियां खत्म हो चुकी हैं। और उन्हीं दूरियों के को हम और खत्म करते हुए आज आपके सामने एक तरह से वर्चुअल मोड में, जो एक तरह से कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज बंद है, तो ये एक तरह से आपसे सभी से रूबरू होने का एक अच्छा अवसर है। तो इन्हीं बातों की विराम लगाते हुए मैं हमारे प्राचार्य श्री राजकुमार वर्मा जी की अनुमति के अनुसार आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं श्री संदीप कुमार जी को आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, करियर अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हाउ टू पास वेरियस एग्जाम रिलेटेड टू एजुकेशन, तो उसके ऊपर ये एक तरह से इनका आज का व्याख्यान है। 2 व्याख्यान देंगे इसमें ये। और जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि सीखने के लिए सारी उम्र कम पड़ जाती है, मगर जज्बा भी हमें पैदा करना होता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी इस जज्बे के साथ इस आज के विचार को ग्रहण करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं श्री संदीप जी आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा सर। और इसके साथ मैं आगे कार्रवाई के लिए आपको आमंत्रित करता हूं सर। शुक्रिया अमरदीप जी, इस 7 दिवसीय कार्यशाला में वक्तव्य निमंत्रण के लिए। और सभी विद्यार्थियों और साथीगणों को मेरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते कि हम पेंडेमिक के दौर में से गुजर रहे हैं, लेकिन इस महामारी के दौर में भी इस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अमरदीप सर ने बार बार ये कहा कि ये कार्यशाला करवानी है और करनी है, तो मैंने भी इस पर विचार किया। इस बीच में बीमार भी हो गया, लेकिन क्योंकि सवाल विद्यार्थियों को था तो मैंने जुड़ने के लिए हाँ कह दी। तो मैं माननीय प्रिंसिपल सर, प्लेसमेंट के ऊर्जावान इंचार्ज अमरदीप जी, को कन्वीनर शिवांशी जी, निशा जी एवं भी और साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ज्ञान एवं सूचना संबंधी 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। अमरदीप जी ने जब मुझे इस बारे में चर्चा एवं सुझाव देते हुए कहा कि आप विद्यार्थियों से कैरियर अपॉर्चुनिटी पे बात करें, तो मैं असमंजस में था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका बैकग्राउंड भी इसी से है और आप अपने अनुभव साझा करेंगे तो ये अच्छा होगा। तो इस दिशा में मैं अब शिक्षा पाठ्यक्रमों से जुड़ी हुई है, वो आप लोगों से साझा करूंगा। इसमें मेरे को साझा करने से पहले आप जो हमारे यहाँ शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम हैं
वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जो हमारे ग्रामीण इलाकों से आने वाले विद्यार्थी है वो बढ़ चढ़कर इसमें रुचि दिखाते हैं, लेकिन एक दिशा जो होनी चाहिए है कई बार वो नहीं मिल पाती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें कार्यक्रमों का पता हो कि कौन से कार्यक्रम है और उनमें क्या संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को कैसे टटोला जा सकता है। टटोलने का अर्थ कहूंगा सबसे पहले कि जो हमारे यहाँ शिक्षा कार्यक्रम है वो किस तरह के हैं। दूसरा कि हमारे यहाँ जो विद्यालय कार्यक्रम है वो किस तरह से बटा हुआ है। और तीसरा कि आप इनकी तैयारी कैसे करें और कहाँ कहाँ फॉर्म निकलते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद सबसे पहले आजादी के बाद 1964 में शिक्षा आयोग आया जिसकी अध्यक्षता जी ने की। तो वो कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कोठारी कमीशन ने कहा था कि नए भारत का निर्माण उसकी कक्षाओं में होगा। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि नए भारत का निर्माण उसकी कक्षाओं में होगा तो ये योगदान देंगे। तो ये नए भारत का निर्माण में जो सहयोग की बात वो औपचारिक स्कूली व्यवस्था के द्वारा कल्पना की। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शुरू से ही हमारी सरकारों ने ध्यान दिया है कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शिक्षक प्रशिक्षण यानी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम पे ध्यान दिया जाए। और टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही जो नए भारत का निर्माण है उसमें हमारे शिक्षक सहयोग कर सकेंगे। और ये एक तरह का पेशेवर प्रोग्राम की कल्पना की गई कि पेशेवर यानी प्रोफेशनल प्रोग्राम की कल्पना की गई कि किस तरह से हम प्रोफेशनल प्रोग्राम टीचर्स के लिए बनाए और उन्हें प्रशिक्षित करें ताकि वो विद्यार्थियों के साथ जुड़ पाए और लर्निंग टीचिंग को और बेहतर बना पाए, यानी शिक्षण अधिगम को और बेहतर बना पाए। आपने अपने स्कूली टाइम से देखा होगा अपने टीचर्स को जो आपके रोल मॉडल भी रहते हैं। और जैसे कि हम ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थियों का सबसे पहले रोल मॉडल में हम देखें तो हमारे माता पिता के साथ साथ हमारे शिक्षक होते थे जिन्हें देखते थे तो हम स्कूल में कि एक जो गुरुदेव भव है कि जो भाव था उन्हें देख के आता था कि किस तरह से वो हमारी ध्यान रखते हैं, पढ़ाते हैं और हमारे पेरेंट्स से लगातार संपर्क में रहते हैं। तो इस दिशा में हमें पहले ये जानना होगा कि भाई हमारे यहाँ जो स्कूली जो शिक्षण है वो कितने भागों में बटा हुआ है। बेसिकली अगर हम पूरे स्कूली कार्यक्रम को देखें तो हमारा स्कूली कार्यक्रम 3 से 4 भागों में बटा हुआ है जिसमें कि प्राइमरी यानी प्राथमिक, जिसमें प्राथमिक या आरंभिक भी कहते हैं। प्राथमिक के बाद में सेकेंडरी के बाद में सीनियर सेकेंडरी। अब मैंने जब 3 से 4 कहा तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारे 3 महत्वपूर्ण हिस्से, जो हमारा चौथा हिस्सा है प्री प्राइमरी एजुकेशन, उस पे अभी तक इतना ध्यान नहीं दिया गया था। अगर दिया भी गया था तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, जैसे आप क्रैच देखते हैं, प्ले स्कूल देखते हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका एक बड़ा हिस्सा है। ज्यादातर, मैं बड़ा की जगह ज्यादातर हिस्सा कहूंगा कि उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का है। तो अब जो 2020 में हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को शामिल किया है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी एक प्रोफेशनल ढंग से शामिल किया जाए शिक्षा व्यवस्था में, ताकि हम अपने विद्यार्थियों को प्राइमरी से पहले ही उनकी ट्रेनिंग शुरू कर सके शिक्षण के लिए।
तो इस दिशा में भी ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सेक्टर भी आने वाले टाइम में एक ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग की बात कर रहा है, और इसमें भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ तो है और कुछ बड़े स्तर पर शुरू किए जाएंगे। तो बेसिकली हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम दो तरह के होते हैं, एक इन सर्विस और एक प्री सर्विस। एक तो वो होते हैं जो सर्विस के दौरान किए जाते हैं, जब मान लीजिए आप सर्विस कर रहे हैं उसके दौरान करते हैं। दूसरा होता है प्री सर्विस, तो मतलब कि सर्विस से पहले सेवा पूर्व कहते हैं इसे हिंदी में, सेवा पूर्व। तो जो मेरा बड़ा हिस्सा बातचीत का आज रहेगा वो सेवा पूर्व शिक्षण कार्यक्रमों के बारे में रहेगा, यानी प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे रहेगा। तो जिस तरह से हमने अपने स्कूल का जो ढांचे की बात की है, स्कूल के ढांचे की बात की है, मैं उसी दिशा में अपनी बात रखूंगा। अगर कोई विद्यार्थी बीच में सवाल पूछना चाहता है या अपना कुछ इंक्वायरी है तो वो मैसेज में लिख सकता है। तो जो हमारा प्री सर्विस प्रोग्राम है उसको हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। जैसे स्कूली प्रोग्राम के अनुसार हम देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमारा होता है प्राइमरी और एलिमेंट्री प्रोग्राम। प्राइमरी और एलिमेंट्री यानी प्राथमिक और आरंभिक शिक्षण प्रोग्राम। तो ये होता है पहली से पांचवी, या पहली से जो एलिमेंट्री है वो पहली से आठवीं माना जाता है। तो पहली से पांचवी और पहली से आठवीं के शिक्षकों की तैयारी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन जो मुख्य प्रोग्राम है, और आप देखते होंगे अपने आसपास सुना होगा प्राइमरी के लिए, वो 12th के बाद है। वो डिप्लोमा प्रोग्राम भी और डिग्री प्रोग्राम भी है। डिप्लोमा प्रोग्राम में जो है वो आपके जो जिले हैं उनमें, जिले या हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उसमें बहुत इंस्टीट्यूट होते हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, डाइट के नाम से जिसे हम जानते हैं। डाइट 2 वर्षीय प्रोग्राम है जिसको आप 12th के बाद कर सकते हैं। वो मेरिट, कुछ राज्यों में मेरिट के अकॉर्डिंग भी वहां सिलेक्शन होता है और कुछ राज्यों में वो एंट्रेंस टेस्ट भी लेते हैं डाइट का। तो एक तो ये डाइट वाला प्रोग्राम है, ये 2 वर्षीय प्रोग्राम है जिसमें कि 12th के बाद ही आप कर सकते हैं। इसमें जो दूसरे प्रोग्राम है वो है BLEd और DLEd, यानी BLEd बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरी आवाज? सर आपकी आवाज बिल्कुल लाउड और क्लियर है। हाँ आवाज नहीं है सर। जी। तो एक बार आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करें। दोबारा ज्वाइन कर लो। तो जो हमारा BLEd जो प्रोग्राम है जो 12th के बाद होता है वो डिग्री कोर्स है। उसमें बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाला प्रोग्राम है, जो कई रोल मॉडल के रूप में ये दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था 1994 के करीब। तो ये 4 वर्षीय प्रोग्राम है। ये बेसिकली एलिमेंट्री प्रोग्राम होता है। ये अमेरिका में इस तरह के प्रोग्राम है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम, लेकिन हमारे यहाँ बड़े स्तर पर डाइट प्रोग्राम है। तो एलिमेंट्री प्रोग्राम में ग्रेजुएशन से पहले ही आप मतलब 12th के बाद जा सकते हैं, और इसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसका भी एंट्रेंस होता है, दिल्ली विश्वविद्यालय एंट्रेंस लेता है। DLEd प्रोग्राम है, बहुत सारे हैं, उनके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें आप जा सकते हैं। तो ये तो हमारे प्राइमरी बेस्ड जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इनकी बात की मैंने। अब दूसरा हमारा सेकेंडरी लेवल के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब मैं सेकेंडरी लेवल की बात कर रहा हूँ तो मैं 6th to 10th की बात कर रहा हूँ। 6th to 10th बेसिकली 6ठी से 10वीं क्लास की। तो 6ठी से 10वीं क्लास में शिक्षक बनने के लिए आपको शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जरूरत है, यानी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको हम BEd के नाम से जानते हैं। इन प्रोग्राम को समझने के लिए हमें देखना होगा कि इसका स्वरूप क्या है। ये प्रोग्राम बेसिकली पहले जो हमारे यहाँ था लार्जर, उसमें जो लार्जर स्केल पे हमारे यहाँ प्रोग्राम है वो BEd प्रोग्राम है, जो कि 1 वर्षीय होता था पहले,
लेकिन 2014 के बाद एनसीटी ने इसे 2 वर्षीय प्रोग्राम बना दिया। अब बीएड 2 वर्ष की है। और नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें सरकार ने कहा है कि अब सारे पाठ्यक्रम जो बीएड के पाठ्यक्रम वो 4 वर्षीय प्रोग्राम होगा, यानी आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड भी कराई जाएगी। लेकिन इस बीच में आपको चिंता होना लाजमी है थोड़ी कि हमने तो ग्रेजुएशन कर ली है, तो अभी कुछ सालों तक तो 2 ईयर बीएड प्रोग्राम चलेगा जिसमें कि आप लोग उसमें कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ बीएड प्रोग्राम 2 तरह के, एक इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम है, जो इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम जो 12th के बाद जिनमें जाने का मौका मिलता है, उसमें बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड होता है। बीएससी प्लस बीएड उन विद्यार्थियों के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, और बीए प्लस बीएड उन विद्यार्थियों के लिए जो आर्ट और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से है। तो ये दोनों प्रोग्राम बेसिकली, जो वैसे तो ये बहुत पुराना प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड का, जो हमारा एनसीईआरटी आपने सुना ही होगा, जो हमारी किताबें, स्कूली किताबें निकालने का प्रोग्राम करती है और भी जो शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करती है। तो उसमें उसके रीजनल इंस्टीट्यूट है, उनमें ये प्रोग्राम करवाया जाता है। 4 वर्षीय प्रोग्राम है, इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें बीए प्लस, जिसमें बीएड कर सकते हैं, और आप बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो दूसरा है, जो हमारा बीएड है जो अभी चल रहा है, वो 2 ईयर बीएड प्रोग्राम है। 2014 के बाद जो मैंने बात की आपसे, 2 ईयर बीएड प्रोग्राम है। उस 2 ईयर बीएड प्रोग्राम में आप को शिक्षा से जुड़ी सारी ट्रेनिंग दी जाती है। चाइल्ड साइकोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है, या शिक्षा का दर्शन आपको पढ़ाया जाता है, और जो आपने ग्रेजुएशन में विषय है उनको आप चुनते हुए अपने जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट क्या होंगे उसके अनुसार होते हैं। आपने बीए में कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केंद्रीय विद्यालय में या आपके दिल्ली सरकार के विद्यालयों में या हरियाणा में भी आप इस तरह से मांगते हैं कि 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगते हैं। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हो, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ह्यूमैनिटीज से जुड़े हुए 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। और ये भी ध्यान में रखने, अर्हताओं की बात या योग्यताओं की बात मैं बाद में करूंगा। तो ये 2 ईयर प्रोग्राम है, जो कि 2 ईयर प्रोग्राम है, ये आपके स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन से बीएड कॉलेजेस हैं, सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं, उनमें करवाया जाता है। और ये नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज, जो जिन्हें हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं, जैसे हमारे हरियाणा में कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, जो कि महेंद्रगढ़ में है। और आपके यहाँ बिल्कुल आपके राज्य के पास ही दिल्ली विश्वविद्यालय है और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जिसमें इस तरह के बीएड प्रोग्राम होते हैं। और स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनको देख सकते हैं, आपके बिल्कुल पास ही थोड़ी दूर पे बिरोड से, मेरे ख्याल से 1 घंटे के रास्ते पर ही एमडीयू है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, उसमें भी ये प्रोग्राम होता है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोग्राम होता है। और जो आपका आपने सुना होगा कि भारत का पहला महिला जो विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह, जो कि सोनीपत के पास है, उसमें भी लड़कियों के लिए, वो सिर्फ लड़कियों के लिए है वो विश्वविद्यालय, वहां भी बीएड प्रोग्राम होता है। तो एक तो ये बीएड प्रोग्राम हो गया, इसमें आप टीजीटी बनते हैं, यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर होते हैं आप, मतलब कि 6ठी से 10वीं के लिए आपकी योग्यता है पढ़ाने के लिए, तो आप जस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो बन सकते हैं। इसी में एक और प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड,
उसमें क्या होता है आपका, जैसे आप एमए अलग अलग सब्जेक्ट में करते हैं, मान लीजिए आप आगे चल के हिस्ट्री में करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में करेंगे, इसी तरह से अगर आपको शिक्षा में आगे जाना तो एक एमएड प्रोग्राम है। एमएड प्रोग्राम भी 2 वर्षीय प्रोग्राम है। इसमें आपको शिक्षा से जुड़े विषय और विस्तार से पढ़ाए जाते हैं जो आपने बीएड में पढ़े हैं। और आपको ये सिर्फ स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है, पूरे शिक्षा के दायरे को खोल के बताता है कि शिक्षा में हो क्या रहा है, किस तरह की शिक्षा नीतियां, किस तरह के शिक्षा कार्यक्रम है और किस तरह से सरकार उन्हें लागू बनाती है, पॉलिसी किस तरह से बनाती है। तो इस पे हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड है जो कुछ यूनिवर्सिटी करवा रही है, उसमें आपको एक साथ 3 वर्षीय प्रोग्राम होता है, उसमें बीएड भी करवाते हैं और एमएड भी इकट्ठा। तो उसमें हमारे यूनिवर्सिटी जो है वो 2 यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है वर्धा में, और वर्धा आपको पता ही होगा कि गांधी जी की कर्म भूमि रही है, वर्धा महाराष्ट्र में है। तो यहाँ वहां पर ये प्रोग्राम होता है, 3 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें आपको बीएड भी हो जाएगी और आपकी एमएड भी हो जाएगी। एक तो ये हो गया है आपका। दूसरा इगंटू में है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोग्राम करवाया जाता है, शायद पीछे बंद हो गया था, उसे दोबारा शुरू करने की बात की जा रही है, तो वहां के लिए भी आप देख सकते हैं। और जब मैं आपको सिर्फ हरियाणा स्टेट से बाहर की यूनिवर्सिटी के भी नाम ले रहा हूँ, तो उसमें आप देखिए कि आप उन संभावनाओं को भी तलाशते रहिए। हमारे विद्यार्थियों को ये लगातार, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हमारे विद्यार्थी आते हैं, उन्हें कईयों को लगता है कि हम इतनी दूर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या इतनी दूर कैसे जाएंगे। देखिए, आप बाहर जाएंगे तो आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप अब बाहर दूसरे जो राज्य के विद्यार्थी है आप उनसे रूबरू हो पाएंगे, शिक्षक है उनके पढ़ाने के तरीकों से रूबरू हो पाएंगे, और आप अपनी जो दिमागी फलक है उसको विस्तार दे पाएंगे, ये ध्यान में रखिए। और जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम है उनमें एक खास बात ये है कि वो फीस की दृष्टि से बहुत ही कम फीस वाले होते हैं, और हमारी जो केंद्रीय जो स्कॉलरशिप स्कीम्स, उसमें डिफरेंट केंद्रीय स्कॉलरशिप स्कीम्स भी होती है, और वहाँ हॉस्टल भी हो सकते हैं, वहाँ आप रहकर पढ़ भी सकते। देखिए, हमने भी इसी तरह से पढ़ाई की थी, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहीं पे अपना हॉस्टल ले लिया था, और इससे हमारी जो शिक्षा है उसमें काफी विस्तार हुआ और पढ़ने को ज्यादा टाइम मिलता था घर की अपेक्षा। और स्कॉलरशिप्स भी हैं, आपकी बहुत सारी स्कॉलरशिप है। अगर आपको ये परेशानी है कि पैसों का इंतजाम किस तरह से होगा, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इस मामले में काफी, सेंट्रल बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटी भी इस मामले में काफी बेहतरीन है स्कॉलरशिप के मामले में। तो मैं कहूंगा कि आप स्टेट के साथ साथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनकी भी तैयारी जरूर करें। तो ये हमारा, जो मैंने कहा कि बीएड प्रोग्राम की बात की मैंने, जो 2 वर्षीय बीएड प्रोग्राम है जिसमें आप, अगर आपने बीए की है तो आप ओबियस बात है कि सोशल साइंस के टीचर बनेंगे, अगर आपने बीएससी की है तो आप साइंस में जा सकते हैं, साइंस के टीचर बनेंगे 6th to 10th। और इसके लिए भी मैं आगे जो किस तरह से तैयारी की जाती है उसकी बात करूंगा। इसके बाद जो है, बीएड के बाद जो हमारा एक पाठ्यक्रम है शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उसको तीनों को मैं एक साथ शामिल करूंगा, एमएड या एमए इन एजुकेशन, एमएड यानी एमए या एमए इन एजुकेशन, और एमफिल पीएचडी, ये होते हैं। तो एमएड तो होता है आपका बीएड के बाद, और एमए एजुकेशन आप बीए के बाद भी कर सकते हैं। दोनों का थोड़ा थोड़ा स्वरूप अलग है पर एक जैसे से ही है। तो एमएड भी आपका डिफरेंट जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो करवाती हैं। ये 2 वर्षीय प्रोग्राम है, तो इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं एमएड की, पर ये आपका बीएड के बाद होता है। और एमए इन एजुकेशन आपका जो, यानी एजुकेशन में आपको, जैसे हिस्ट्री में एमए कर रहे हैं, ज्योग्राफी में एमए कर रहे हैं, तो आप एजुकेशन में भी एमए कर सकते हैं। तो एक तो ये आपका हो गया एमएड का, एमएड। तो एमएड के बाद जो ध्यान में रखने वाली बात है शिक्षा से जुड़ी हमारी, हमने सेकेंडरी लेवल तक की तो बात कर ली, हम अब
11 12 के जो या 9 से 12 के जो शिक्षक है उनकी बात करते हैं, हम दोनों तरह से देखते हैं इसको। जो 11 12 के शिक्षक हरियाणा में उन्हें जूनियर लेक्चरर भी कहा जाता है। तो ये जो पीजीटी है इनको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वो होते हैं, आपने जब एमए कर ली, मान लीजिए आपने हिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, जिसमें भी एमए की है, आप उसके एमए करने के बाद इन जो कोर्सेज, ये जो पीजीटी है, इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो दोनों तरह का है, आप बीएड करके भी हो सकते हैं और बिना बीएड करे। बिना बीएड करे तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे आपने हरियाणा में की, अपने हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में आप पीजीटी लग सकते हैं डायरेक्ट बिना बीएड किए हुए। उसके लिए आपको एचटेट आपने सुना होगा, हरियाणा टीचर ट्रेनिंग टेस्ट होता है जो, उसको उसमें पास करके आप लग सकते हैं। ऐसे ही राजस्थान में आरटेट होता है, राजस्थान टेट होता है, उसमें भी आप उसको पास करके आप टीचर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, है ना। पहले आपको वो पात्रता हासिल करनी पड़ेगी, बीएड करने की जरूरत नहीं। लेकिन दिल्ली में लगने के लिए और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूल, ये तीनों की बात कर रहा हूँ, और सैनिक स्कूल, चारों की बात, दिल्ली में लगने के लिए, और आपको केंद्रीय विद्यालय में लगने के लिए, और आपको नवोदय स्कूल में लगने के लिए, और आपको सैनिक स्कूलों में लगने के लिए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूलों में लगने के लिए, और कुछ राज्यों में और भी लगने के लिए आपको बीएड करनी जरूरी है। बीएड करनी जरूरी है, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लग सकते हैं। जैसे हरियाणा में तो आपने एचटेट दिया, राजस्थान में आरटेट दिया, आप डायरेक्ट लग सकते हैं। लेकिन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में ऐसा नहीं है, आपको बीएड करनी जरूरी है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये कुछ प्रोग्राम है। तो मैंने जो जितने भी तरह के प्राइमरी से लेके मैंने आपको पीजीटी तक बात की है, 12 तक की, किस तरह से आप टीचर लग सकते हैं और उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम है। तो एक बात तो ये ध्यान में रखेंगे, 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस है हरियाणा में बीएड के, एक प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट है। तो प्राइवेट में फीस बहुत ज्यादा है, 80,000 1 लाख के करीब इस तरह की फीस है, और गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 15,000 तक की फीस है, ज्यादा से ज्यादा 20,000 तक है। और उसमें भी स्कॉलरशिप के, विभिन्न विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं हैं। और जो सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, यानी एमडीयू हो गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हो गया, देखिए ये सरकारी विश्वविद्यालय है, इनमें ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा कि क्वालिफाइड टीचर तो नहीं कहूंगा मैं, ज्यादा अनुभवी शिक्षक होते हैं। तो आपको अगर अनुभवी शिक्षक मिलते हैं तो आपको अवश्य लाभ होता है, क्योंकि आपके सिर्फ ये नहीं है कि बीएड करने से आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको आगे सीटेट का पेपर पास करना होता है। अब मैं जो बेसिकली बात करूंगा कि किस तरह से बीएड करने के बाद या बीएड नहीं करने पर पीजीटी के लिए किस तरह से तैयारी करें उन प्रोग्राम के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट विद्यार्थियों के प्रश्न भी आ रहे हैं कि बीएड नहीं कर, मैं एक बार प्रश्नों पे जाऊं तो मैं प्रश्न आपका एक बार पढ़ लेता हूं कि, अच्छा वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक बार आप सर, बीकॉम प्लस बीएड नहीं, बीकॉम प्लस बीएड नहीं होता है, पर आप बीएड करके, जब आपने बीकॉम कर लिया है और उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं, तो आप जैसे एमडीयू में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इस तरह के प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीकॉम से जुड़े हुए वैसे है नहीं। बीएड हरियाणा के लिए भी जरूरी है सर, बिना बीएड के स्टेट नहीं माना जाएगा। ये आप कह रहे हैं जो एचटेट वाली जो बात कह रहे हैं, ये एचटेट के जो हमारे 3 लेवल है बेसिकली एचटेट के लिए हमारा, एक तो प्राइमरी के लिए, एक सेकेंडरी के लिए, और एक पीजीटी के लिए।
यानी सीनियर सेकेंडरी के लिए। जो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए एचटेट है, उसमें आपको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना जरूरी है। आपने प्राइमरी में डाइट की हो या डीएलएड की हो या बीएलएड की हो, सेकेंडरी में आपने बीएड की हो, तो तभी आप एचटेट का पेपर दे सकते हैं। तो और पीजीटी के लिए यानी जो पीजीटी के लिए यानी जो पीजीटी के लिए आप अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए एचटेट का पेपर है। अब इन पेपरों का स्वरूप क्या होता है? इन एचटेट का पेपर का या सीटेट के बारे में मैं अभी इसलिए बात नहीं करूंगा कि सीटेट के लिए, कि वो आपको बीएड के बाद उसकी तैयारी करनी होती है। बेसिकली मैं एचटेट की तैयारी किस तरह से करें, मैं उसकी बात करूंगा, जो आप कर सकते हैं एमए करके भी, और लगातार आप उसमें बने रह सकते हैं। और ये ध्यान में रखिए, कोई ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, आप कहीं से कोचिंग ले लेंगे। देखिए, जैसे मैंने आज तक कहीं से कोचिंग नहीं ली अपनी तैयारी के लिए, लेकिन मेरी जो यात्रा है उसमें योगदान सबसे ज्यादा क्या रहा, मैं कहूँ कि मेरे सरकारी विश्वविद्यालयों से पढ़ना और उसमें लाइब्रेरी की सुविधा होना, लाइब्रेरी और हॉस्टल की सुविधा, जिसका हमने लाभ उठाया लगातार। लाइब्रेरी में आपके यहाँ मेरे ख्याल से लाइब्रेरी में पवन सर उसके इंचार्ज हैं और आपकी लाइब्रेरी काफी समृद्ध है, तो उसमें जाके आप बैठ के पढ़ सकते हैं। जो और मैं कहूँगा कि डेली आप अखबार जरूर पढ़िए। आपको लगता है कि अखबार पढ़ना कहीं काम तो आता नहीं है, क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम की तैयारी की, उसमें मैं बेसिकली करंट नहीं पढ़ता था, मैं अखबार ही पढ़ता था। तो उसमें एक प्रश्न आया था ग्लाइसोफेट पे करके, कुछ ऐसे था कि वो है, तो तुरंत मेरे को क्वेश्चन आ गया। और मैंने काफी दोस्तों से पूछा, उन्हें नहीं आता था, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कहाँ से पढ़ा। मेरे को ये तो ध्यान नहीं था कहाँ से पढ़ा मेरे को, लेकिन मेरे को ये ध्यान था कि मैं अखबार रोज पढ़ता हूँ। तो आप अखबार रोज जरूर पढ़े, करंट की तैयारी आपकी उसी से हो जाएगी, करंट की तैयारी। तो ये ध्यान में रखिए कि लाइब्रेरी से आप पढ़े। तो जो बेसिकली एचटेट का पेपर होता है या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, एमडी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये सब एग्जाम में बेसिकली चार तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चार तरह के की मतलब जो क्षेत्र है उनसे सवाल पूछे जाते हैं। एक तो हिंदी इंग्लिश बेसिक से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, जब मैं अखबार कह रहा हूँ आपको, आप हिंदी इंग्लिश से जुड़े हुए अखबार पढ़ेंगे तो आपको एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, और उसमें 5 से लेके 10 नंबर तक का होता है। अगर आप रोज अखबार पढ़ते हैं और आप रोज ही मैगजीन भी पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश के, तो आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप डेली रीडिंग की आदत में, तो आपको जल्दी पढ़ने की आदत होगी, और जो समाचार है या जो लेख है उसको समझने की आपको ज्यादा आदत होती है। तो ये कोई विशेष तैयारी का वो नहीं है कि इसके लिए विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। और हिंदी इंग्लिश में आपको जो ग्रामर से रिलेटेड सवाल है वो आते हैं। ग्रामर का अर्थ सिर्फ रट लेना नहीं है कि आपने इंग्लिश से जुड़े हुए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो उससे जुड़े हुए नियम याद कर लिए, हिंदी के नियम याद कर लिए। देखिए, आप अखबार मैगजीन पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाती है, रीडिंग एबिलिटी, किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और वो जब आप ग्रामर से जुड़े हुए नियम पढ़ते हैं तो वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, हिंदी और इंग्लिश की तैयारी के लिए भी आप अखबार पढ़ते रहे। और कोई बेसिक है, जैसे लूसेंट की बुक आती है हिंदी से जुड़ी हुई, इंग्लिश की भी काफी बुक्स आती हैं, इंग्लिश से जुड़ी हुई काफी बुक्स आ सकती है मार्केट में। अब तो दृष्टि की भी आती है और अरिहंत की भी आती हैं, आप उनको लेके तैयारी कर सकते हैं धीरे धीरे। और देखिए, तैयारी कोई एक दिन का काम नहीं है। ज्यादातर मेरे ख्याल से फाइनल ईयर के स्टूडेंट जुड़े होंगे, वो अभी से जुट जाए, अभी यानी आपका 4th जो आखिरी 6th सेम आने वाला है उससे पहले ही जुट जाए। क्योंकि देखिए, आपकी प्रतियोगिता लाखों विद्यार्थियों से होने जा रही है और सब तैयारी कर रहे हैं इस दौरान। तो आप अगर तैयारी में लगातार बने हुए हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा, आप ये ध्यान में रखिए।
आप हिंदी इंग्लिश और जो तीसरा हमारा रीजनिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं हम, रीजनिंग एप्टीट्यूड की। उसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड में आपकी रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल आते हैं। उसमें विभिन्न तरह की रीजनिंग होती है। वो चित्रात्मक भी होती है, कुछ गणितीय भी होती है, और कुछ हमारी साहित्यिक रीजनिंग भी होती है। तो उससे जुड़ी हुई भी काफी किताबें आती हैं, और आपके यूट्यूब पे अब तो काफी लेक्चर भी हैं। तो आप रीजनिंग की तैयारी जरूर कीजिए। रीजनिंग के बाद आप बेसिक मैथ में आप एलसीएम एचसीएफ क्षेत्रमिति और आपका चक्रवर्ती ब्याज, इस तरह के सवाल आते हैं। तो उसके लिए भी आप कोई बेसिक बुक खरीद लीजिए। और मैं तो कहूंगा कि देखिए, आपके टाइम में एक बड़ी अच्छी बात ये है कि आपके टाइम में यूट्यूब है, आपके टाइम में, और यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हैं फ्री में। यानी जिस चीज के लिए आपको 10,000 रुपए खर्च करने की जरूरत थी, घर से दूर जाना पड़ता था 1.5-2 घंटे खर्च करके, आप कैसे करके रिचार्ज करवाइए। थोड़े से पैसे आप दूसरी जगह खर्च करना बंद करके, अपने रुपए सेव करके फोन रिचार्ज करवा के उसमें आप यूट्यूब पे लेक्चर दे सकते हैं, मैथ से जुड़े हुए, रीजनिंग से जुड़े हुए, और वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। जो हमारा फोर्थ पार्ट है, जो हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आता है, यानी बीएड के प्रोग्राम में भी आता है, और जो एचटेट के में भी है, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी शिक्षण अभियोग्यता होता है उसमें आपको बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ी बहुत सारी किताबें भी हैं, जो अरिहंत ने भी निकाली हैं और जो दूसरे पब्लिशर्स ने भी निकाली हैं, उससे भी तैयारी कर सकते हैं। बल्कि आपके एनसीईआरटी पे फ्री में बुकलेट पड़ी है, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों के अनुभव, बहुत सारी जो है, आप वहां से एनसीईआरटी पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। तो शिक्षण अभियोग्यता की तैयारी के लिए कोई इस तरह से आपको बाहर का व्यक्ति आपको कोई चमत्कारिक तैयारी नहीं करवा सकता। वो आपकी क्लास से जुड़े होते हैं कि मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप किन किन माध्यमों से पढ़ाएंगे, कौन कौन से माध्यम अच्छे होते हैं, आप उसके लिए ग्रुप डिस्कशन अच्छा है या लेक्चर मेथड अच्छा है या एक्टिविटी बेस्ड अच्छा है। तो जिस तरह का सवाल होगा, अगर आपने पढ़ा होगा इस तरह का टीचिंग एप्टीट्यूड का के बारे में, तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो ये 4 तरह के हिंदी इंग्लिश मैथ और रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन्हीं क्षेत्रों से सवाल आते हैं। अगर आप बीए के बाद बीएड की तैयारी करना चाहते हैं, एमडीयू के लिए करना चाहते हैं, केयू के लिए करना चाहते हैं, भगत फूल सिंह के लिए करना चाहते हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए करना चाहते हैं, या जामिया के लिए करना चाहते हैं, तो आपको इन 4 क्षेत्रों में महारत हासिल करनी होगी और आपको अभी से तैयारी करनी होगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि अखबार रोज पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, आपके कॉलेज में आती होगी, वहां बैठ के तैयारी करिए। दूसरा, कुछ बेसिक बुक खरीद लीजिए आप अभी से, आप पहले से नहीं, अभी से आप खरीद लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही आपकी मदद करेगा कि अगर आप अभी से खरीद लेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे मैथ की और बेसिक इंग्लिश की। वो इतनी वो नहीं आती आपको, मैथ इंग्लिश इसलिए मुश्किल लगता है, रीजनिंग क्योंकि आप उसके अभ्यास में नहीं होते। अगर जैसे ही आप अभ्यास में आएंगे और आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप सोल्व कर सकेंगे। तो इस तरह से एचटेट की तैयारी भी कर सकते हैं। एचटेट की भी तैयारी, एचटेट में जो आपके जब आप एमए कर लेंगे तो उसके आपके विषय से जुड़े हुए ज्यादा प्रश्न होते हैं। फिर दूसरे जो 20-20 नंबर के पार्ट होते हैं वो होते हैं, और आपका सबसे ज्यादा बड़ा सब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो ये तो हुआ आपका। और योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको 50% डीयू में आपको 50% होने चाहिए। एमडीयू में भी आपका 50% मांगते हैं बीएड में फॉर्म भरने के लिए। आपका जामिया में भी 50% मांगते हैं, केयू में भी 50% मांगते हैं। तो अपने नंबर जरूर ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन में इतने नंबर हो। दूसरा, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, खासकर ह्यूमैनिटीज वाले विद्यार्थी देख ले कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरह के हैं। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा कि आपका इस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता कि म्यूजिक लिया और आपने मान लीजिए म्यूजिक प्लस हिस्ट्री लिया हो, तो आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
सोशल साइंस के लिए बहुत सारी जगह। आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपको ह्यूमैनिटीज के पढ़े हुए होने जरूरी है ग्रेजुएशन में। तो आपकी 50% उसमें मार्क्स होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म आप ध्यान रखें कि फॉर्म पेंडेमिक के कारण थोड़ा देरी हो गया है। मैं भी नहीं जानता हूँ कि अब थोड़ा सा इस बारे में कि फॉर्म, क्योंकि बहुत देरी से निकल रहे हैं, नहीं तो फॉर्म आपके अप्रैल के आखिरी में आना शुरू हो जाते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जामिया के, आपके एमडीयू यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, भगत फूल सिंह के फॉर्म आने पर अब थोड़ा पेंडेमिक के कारण क्या शेड्यूल रहेगा उस पर आप नजर जरूर बनाए रखें कि किस तरह से आप एमडीयू में फॉर्म निकलने वाला। तो आप मतलब दूसरे के भरोसे ना रहें कि कोई मेरा दोस्त बता देगा। अखबारों में इसकी सूचना आती है और आप तो नए जमाने के लोग हैं, आप इंटरनेट सेवी हैं, टेक्नो सेवी हैं, तो आप इस तरह का देखते रहें कि कहाँ कौन सा एमडीयू की साइट आप खोल के देखते रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट आप खोलते रहे। और मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्म जरूर भरें। आप ये ना समझे कि आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपसे जरूर एग्जाम क्लियर होगा और आप उसकी तैयारी अभी से जारी रखें। मैंने बताया इंग्लिश हिंदी का आप बेसिक पढ़ें और आप मैथ के जो सवाल है उनके यूट्यूब से उनकी तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स के सवाल, रीजनिंग के सवाल के लिए आपको अभ्यास में रहना। देखिए अभी से आप बिल्कुल, अगर आपको बीएड करनी है या आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप अभी से अभ्यास में जुड़ जाइए। और ये भी याद रखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब आप प्रश्न गलत करते हैं तो उस पर 0.25 की आपका मार्क्स कटता है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। दूसरे विश्वविद्यालयों में इस तरह का नहीं है, वहाँ बेसिकली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप तैयारी जरूर रखें और तैयारी के लिए आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज जो विशेष है, सब्जेक्ट की नॉलेज की आप 6 to 12 की एनसीईआरटी, 6 to 12 की एनसीईआरटी, अगर कोई ह्यूमैनिटीज से, आर्ट से विद्यार्थी, तो उसके लिए आपको 6 to 10 का आप पढ़ते रहिए। मैं कहूंगा एनसीईआरटी से बाहर मत जाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से बाहर एक सवाल नहीं आता है। अगर आपको लग रहा है सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़े। क्योंकि जब हम बीएलएड के, मैं एग्जाम कमेटी में था, एंट्रेंस एग्जाम कमेटी में था और मेरे को सोशल साइंस का सौंपा गया था, तो हम जब सवाल बनाते थे तो हम सवाल ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा लिया है हमने, ये नहीं है। हम प्रेफर करते थे क्योंकि सारे विद्यार्थी एनसीईआरटी पढ़ते हैं और उस बैकग्राउंड से, स्कूली बैकग्राउंड से गुजर कर ही आए होते हैं। तो उन्हें वहां से हम उन सवालों को लेते थे, किताब से हम सवाल बनाते थे, किताब से देख के सवाल बनाते थे और रखते थे, और तभी है। तो इसलिए मैं बार बार कहना चाहूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विषय में तो मैं कहना ही चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें और एनसीईआरटी से आपकी जो बेसिक है वो भी तैयार हो जाएगा। और सिर्फ एनसीईआरटी इसी के काम में नहीं आता है कि आपने बीएड की तैयारी की, इसी के काम में आएगा, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के काम में। आप यूपीएससी की तैयारी करनी हो, यानी आईएएस की तैयारी करनी हो, आपको तहसीलदार की तैयारी करनी हो, आपको कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करनी हो, तो आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। एनसीईआरटी को आप बिल्कुल क्या कहते हैं, मूल मान लीजिए, किसी भी भारत में एंट्रेंस एग्जाम का मूल मान लीजिए। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और इतनी मुश्किल एनसीईआरटी है नहीं। और एनसीईआरटी पे बेस्ड अब यूट्यूब मैं कहूंगा कि लेक्चर भी आ गए हैं, जो बहुत सारे शिक्षक उन्होंने तैयार करे हैं इस पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि शिक्षकों को कहा गया कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए, तो इस क्रम में बहुत ज्यादा आ गए हैं। एक जैसे एक ब्रेनस्टॉर्म करके एक चैनल है, वो एनसीईआरटी पे बेस्ड पढ़ाते हैं, वो काफी अच्छा चैनल है, ब्रेनस्टॉर्म है। उसमें एक एकलव्य करके है, तो वो काफी अच्छा पढ़ाता है। तो ये सारे मैंने आपको
बताया कि किस तरह से हमारा स्कूली शिक्षा कार्यक्रम 4 भागों में बटा हुआ है और किस तरह से हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है और किस तरह से आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। मैं एक बार आपके सवाल देख लेता हूं कि सर बीएड के लिए कोई एंट्रेंस देना पड़ता है क्या? बिल्कुल जया, बीएड के लिए आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी होगी और आप अभी से जुड़ जाइए। आपके पास लाइब्रेरी है और आप लाइब्रेरी का प्रयोग करिए और यूट्यूब के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। सर मेरी सिस्टर का रीट में हो गया है, उसे आपसे कुछ पूछना। बिल्कुल जया, आप पूछ सकते हैं मेरे से, आपका कोई सवाल है तो। उसके बाद भी मैं पवन सर और अमरदीप सर को अपना नंबर दे दूंगा या अपनी मेल दे दूंगा, उस मेल पे मेरे को सवाल भेज सकते हैं। ये गुरु का सवाल है, पीजीटी के लिए एमए प्लस बीएड ऐसे ही राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड एमए प्लस बीएड। मेरे को गुरु, आपको अगर आप अभी भी ऑनलाइन हैं और मेरी बात सुन रहे हैं तो आप सवाल अगर पूछेंगे तो अच्छा होगा, आप अपना माइक अनम्यूट करके। हाँ, पीजीटी के लिए मैंने जैसे कि बताया कि दिल्ली में केवीएस में, नवोदय में और आपका मिलिट्री सैनिक स्कूल में आपका बीएड भी होना चाहिए और एमए भी होना चाहिए एक सब्जेक्ट में। जिस सब्जेक्ट में एमए आप उसके टीचर लग सकते हैं। यानी मान लीजिए मैं ज्योग्राफी में मैंने एमए किया है और फिर मैंने उसके बाद बीएड की, तो मैं पीजीटी इन ज्योग्राफी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन ज्योग्राफी लग सकता हूँ। सर आज का लेक्चर सिर्फ टीचर लाइन के लिए? जी बिल्कुल, अमरदीप का जैसे निर्देश प्राप्त हुआ था मैंने उसी के अनुसार आपके जो शिक्षण कार्यक्रम है यानी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन्हीं के ऊपर ये लेक्चर दिया है। बीएड हरियाणा के लिए भी जरूरी है सर, बिना बीएड के स्टेट नहीं माना जाएगा। हाँ, मैं दोबारा इस सवाल को पे आना चाह रहा हूँ कि देखिए एचटेट के 3 लेवल हैं। एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का, जिसके लिए आपको डिप्लोमा या डीएलएड करिया होना डाइट या डीएलएड करना होना जरूरी है प्राइमरी के लिए, तभी आप एचटेट दे पाएंगे। और सेकेंडरी के लिए भी आप यानी टीजीटी यानी जो 6ठी से 10वीं के शिक्षक लगते हैं उनके लिए भी आपको बीएड करी होनी चाहिए, तभी आप एचटेट का पेपर देना चाहेंगे। और सेंटर का टेस्ट होता है सीटेट। एचटेट सिर्फ हरियाणा में, आरटेट सिर्फ राजस्थान में, सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो आपका होता है और उसको देके आप टीचर लग सकते हैं, लेकिन आपने हाँ बीएड करी होनी चाहिए। और भी किसी विद्यार्थी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। बीएड के सब्जेक्ट कैसे चूज करें? बीएड के सब्जेक्ट देखिए जया, बीएड के सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपको ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कि अगर आप ह्यूमैनिटीज है यानी आर्ट्स में है तो आपका बेसिकली आपका वो उसी तरह से हो जाए जो आपने चुना है। आपका आर्ट्स से पढ़ा तो आप आर्ट के टीचर बनेंगे, सोशल साइंस के टीचर बनेंगे। अगर आपने साइंस पढ़ा है, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा है तो आप उसके टीचर बनेंगे। ये किसी विद्यार्थी का सवाल है कि सर मुझे 9 to 12 की टीचर में ज्वाइन होना है, बीए के बाद एमए सही होगा या बीएड सही होगा? देखिए जो निकी आपका सवाल है उस सवाल को हम 2 तरह से समझ सकते हैं। एक तो आप देखिए आपको सिर्फ अगर हरियाणा में जॉब करनी है, हरियाणा में जॉब लगना है तो आपको पहले एमए करना जरूरी होगा। एमए करके आप एचटेट की तैयारी कर सकते हैं। तो लेकिन आप लगातार तैयारी रखिए, ऐसे नहीं है कि आपको आप एमए में ही जब आप फाइनल ईयर में होंगे तभी एचटेट देना शुरू कर दीजिए, आप इलिजिबल हो जाएंगे, जैसे एमए करते करते इलिजिबल हो जाएंगे भरने के लिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जब मैंने बताया आपको हरियाणा से बाहर के लिए, केंद्रीय विद्यालय के लिए, दिल्ली में जॉब के लिए और आपका मिलिट्री स्कूल में, नवोदय स्कूल में जॉब के लिए आपको एमए करना जरूरी है और बीएड भी। तो ये आप पे निर्भर है कि क्या करना है।
देखिए मैं तो आपको सुझाव दूंगा इस दिशा में, मतलब मेरा सुझाव है, वो आप मानने ना मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि आप हरियाणा से हैं तो बेसिकली आप पहले एमए कर लीजिए, एमए कर सकते हैं आप। अगर एमए कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, उस सब्जेक्ट की तैयारी करते रहेंगे। एमए के बाद आप बीएड ज्वाइन कर लिए। अगर आपको अपनी संभावना को विस्तार पूरे भारत में देना है, आप दिल्ली में भी जॉब करना चाहते हैं, तो उसको उसके लिए आप बीएड भी कर सकते हैं बाद में। तो ये, और कोई सवाल किसी विद्यार्थी का? सर बीकॉम के बाद एमकॉम सही है या एमबीए ठीक है? सिमरन देखिए, आपने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल दोनों सवाल अलग अलग रुचियों के क्षेत्र से आते हैं। आप अगर शिक्षण कार्यक्रमों में जाना चाहती है, यानी टीचर बनना चाहती हैं, तो आपको ओबियस सी बात है कि ये, मान लीजिए आप कॉमर्स की टीचर बनना चाहती है, इकोनॉमिक्स की टीचर बनना चाहती हैं, तो आपको एम कॉम करना ही होगा, है ना। अगर आपको मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना है तो वो फिर अलग सवाल हो जाता है, उसके लिए एमबीए है। मेरे ख्याल से मैंने सारे सवालों का ले लिया है। अगर फिर भी कोई विद्यार्थी है और उसका कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मुझे ना ये जानना था, सिंपली बीएड में और जो स्पेशल बीएड होती है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एंड सर कौन सा ज्यादा बेटर होता है? शुक्रिया दया इस सवाल के लिए। मैं जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड बीएड है उसका जिक्र करना भूल गया था, और उसके लिए माफी। तो हमारे ये एक बार अपना माइक बंद कर लीजिए जया। हाँ, तो हमारे यहाँ बीएड एक सिंपली बीएड होती है, एक स्पेशल एजुकेशन में बीएड होती है। जो स्पेशल नीड से जुड़े विद्यार्थी हैं, मान लीजिए कोई विजुअली चैलेंज्ड है स्कूल में, या कोई डिफरेंटली एबल्ड है, शारीरिक रूप से असक्षम है, तो उनके लिए हम विशेष शिक्षकों की जरूरत होती है हर स्टेट में। तो उनको भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए अलग से बीएड होती है, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आप स्पेशल एजुकेशन के टीचर बनेंगे, सिंपल टीचर नहीं बनेंगे। लेकिन जहां तक जया, आप कौन सा ज्यादा ठीक रहेगा? देखिए दोनों ठीक रहते हैं जया। अगर मैं आपको अपने अनुभव की बात करूं कि स्पेशल, जो हरियाणा में भी स्पेशल एजुकेशन में बीएड होती है, पंजाब विश्वविद्यालय में भी स्पेशल एजुकेशन में बीएड होती है, और उसमें भी डिफरेंट है, तो उसमें बीएड होती है। लेकिन उन बीएड में आपको ध्यान में रखने वाली बात है, सिर्फ आप स्पेशल एजुकेशन के ही टीचर बनेंगे। और उसमें काफी, जैसे दिल्ली में सीट भी खाली चली जाती है, पिछले वर्षों में हमने देखा है कि स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट निकलती है और उसमें सीट खाली कर चली जाती है। तो आप कर सकते हैं वो जया, वो भी बेहतरीन है। और अगर आपने मान लीजिए साधारण बीएड की है जया, तो आप साधारण बीएड के साथ आप डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करके 1 वर्षीय प्रोग्राम कई जगह होता है, इग्नू भी करवाता है, तो आप वो कर लेंगे तो आप उसके लिए इलिजिबल हो जाएंगे, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए आप इलिजिबल हो जाएंगे। पर कई सारे डिप्लोमा रेगुलर भी हैं। तो ये आप पे है कि आप कौन सी बीएड करना चाहते हैं। दोनों ही बीएड अच्छी हैं और स्कोप अच्छा है स्पेशल एजुकेशन बीएड में भी। जी, और कोई सवाल है तो? थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। सर मैंने बीए और बीएड किया और अब मैं एमए कर रही हूँ, तो सर आगे मैं टीचर के लिए और किस उसमें जाऊं सर? आपने बीए में क्या सब्जेक्ट थे आपके? सर आर्ट्स से ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सर। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, और आपने बीएड कर ली है? हाँ जी सर, बीएड हो चुकी है, और सर मैं एमए हिस्ट्री से कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है। अच्छा, फर्स्ट ईयर है। तो आपने सीटेट का पेपर दिया, सीटेट और एचटेट का? नहीं सर, अभी तक तो मैंने नहीं दिया, अभी मैं सिर्फ एमए पे फोकस है सर। देखिए, आप नीरज के नाम से जुड़े हुए हैं तो? सर मेरा नाम मनीषा है। हाँ मनीषा। देखिए आपका जो सवाल है वो ठीक है कि देखिए आप तैयारी करते रहिए, हिस्ट्री से उस पे फोकस रखिए, वो पीजीटी के लिए आपको तैयार करेगा।
उसके ओके। लिए आप दिल्ली में भी भर सकते हैं। दिल्ली में एचटेट की जरूरत नहीं रहती, सीटेट के लिए पीजीटी की, पीजीटी के लिए, है ना। और केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में आप इलिजिबल हैं जब ओके आप सर। भर लेंगे। पर आप ये ध्यान रखिए 6 to 10 के लिए आपको सीटेट की तैयारी करनी जरूरी है, ओके सीटेट की सर। तैयारी करनी जरूरी है, और एचटेट की भी। जब आप ये एग्जाम निकाल लेंगे तभी आप सरकारों द्वारा निकाले जाने वाले, जो मान लीजिए दिल्ली में निकलता है या यहाँ निकलता है, उसके लिए एलिजिबल होंगे। ओके आपके सर। सीटेट क्लियर नहीं होगा तब तक, या एचटेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एलिजिबल नहीं है टीजीटी के लिए। तो मेरा सुझाव है मनीषा कि आप इनकी सीटेट और एचटेट की तैयारी साथ साथ करते रहिए। जब आपका एमए हो जाए तो आप पीजीटी के लिए एचटेट दीजिए, और आपके दिल्ली में और दूसरी जगह तो आप एलिजिबल हैं क्योंकि आपने बीएड करी रखी है। हाँ जी सर, बीएड कंप्लीट हो हाँ, चुकी है। तो आप देखिए तैयारी के लिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपने बीएड कर रखी है, तो सीटेट के लिए आप ना कहीं से एनसीएफ डाउनलोड कर लीजिए अगर मिल जाता है, नेशनल ओके। करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को। आप ओके। हिंदी में भी है वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर हो सका तो मैं अमरदीप सर के पास उसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, वो आपकी सहायता करेगा वो तैयारी करने में। और ओके। साइकोलॉजी के लिए आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो मंगल सिंह और अरुण कुमार की किताब आती है, आप उनसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं जी। ओके सर। जी, और कोई सवाल? थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, जैसे अभी आपने बताया कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं इग्नू से, तो क्या हम ये रेगुलर प्रोग्राम के साथ कर सकते हैं? जी मैम, मतलब दोनों तरह के हैं। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन रेगुलर भी है और इग्नू से भी है। हाँ जी, मतलब जैसे अभी सर मेरी बीएड चल रही है रेगुलर से, तो क्या मैं जी डिस्टेंस से ये प्रोग्राम कर सकती हूँ? जी मैम, बिल्कुल। आप ये तो नियम है कि आप एक आप दोनों एक रेगुलर डिग्री के साथ आप एक मतलब डिप्लोमा कर सकते हैं, पर वो डिस्टेंस मोड से हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी से, एक यूनिवर्सिटी से शायद नहीं कर जी सकते, अलग नहीं अलग नहीं मैम, एक से भी कर सकते हैं अगर है तो। एक आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए, एक आपका डिस्टेंस मोड पे होना चाहिए, उसमें अच्छा, कोई वो एक परेशानी नहीं है। यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है सर? हाँ, कोई परेशानी नहीं है मैम, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर दोनों रेगुलर मोड में नहीं होने चाहिए मैम, हाँ ठीक या है सर। फिर इन सर्विस प्रोग्राम नहीं होने चाहिए दोनों। कि जी मान जी। लीजिए आप जॉब कर रही है और आपने जॉब के साथ एक तो डिस्टेंस मोड की में बीएड भी करनी है, और हाँ जी हाँ डिस्टेंस मोड में आप डिप्लोमा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता मैम। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है जी, सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। और किसी विद्यार्थी का सवाल? मेरे ख्याल से सारे सवाल पूरे हो चुके हैं अमरदीप जी। हेलो सर। हाँ जी जय। जी सर, मेरी बहन का ना रीट में सिलेक्शन हो गया है, तो सर उनको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो सर प्लीज आप सजेस्ट कर देंगे कि आसपास में कौन सा मतलब डिस्ट्रिक्ट ले राजस्थान का। राजस्थान का देखिए, आप अगर हरियाणा में रहते हैं तो आप देखिए कि आपका हरियाणा और राजस्थान का जी, बॉर्डर फरीदाबाद में सर। फरीदाबाद से देखिए आप सबसे कम डिस्टेंस राजस्थान में कौन सा जिला पड़ता है, तो आप इधर से जाएंगे। अगर राजस्थान होते हुए गुड़गांव मानेसर के बाद जो पहला जिला पड़ेगा झुंझुनू है, अलवर है। तो ये तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं मेरे ख्याल से, स्टेट का आप पढ़े लिखे हैं जी। हम्म, जी अमरदीप जी। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप जी, आपने बड़ा अच्छा इंटरेक्शन किया बच्चों के साथ। और पवन कुमार जी हमारे वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। उससे पहले मैं दो बातें कहना चाहूँगा। उसमें इनसे हमने ना इतिहास विभाग के सौजन्य से एक आज़ादी का अमृत महोत्सव चला रहे हैं। ये 13 मार्च
2021 से कंटिन्यूसली हमारे कॉलेज में चल रहा है और लगभग इसके अंतर्गत हम 60 से ज़्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं पिछला 1 साल के, मतलब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ हमारा। कोई भी इस महीना ऐसा नहीं गया कि जिससे मैंने 4-5 प्रोग्राम ना किए हों। तो उसी के अंतर्गत मैं सिर्फ सभी बच्चों की 5-7 मिनट लेना चाहूँगा। ये कैसे हमारे समाज सुधारक हुए हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। उसके बाद मैं पवन जी को आमंत्रित करूँगी, अपनी बात रखेंगे वो। तो पंजाब में एक मंगूराम मंगोवालिया हुए हैं जिनका जन्मदिन था कल 14 जनवरी को 1886 में। उनका पंजाब में मंगोवालिया जगह पे गांव है, वहां पर उनका जन्म होता है एक अछूत परिवार में। और उन्होंने जो मूवमेंट खड़ा किया पंजाब में, उस मूवमेंट की हमें आज तक वहां पर मतलब एक तरह से निशान दिखाई पड़ते हैं। और खासकर जो उनका मूवमेंट था वो मूवमेंट साम्राज्यवाद के खिलाफ भी था और समाज में एक तरह से जो सबसे बड़ा जो दंश भी रहता है, जिसे हम जाति प्रथा का जो है, समानता का, भेदभाव का जो दंश है, उसको भी समाप्त करने की वो बात अपने मूवमेंट के दौरान उठाते हैं। और इसके साथ साथ खासकर जब 1913 में जब गदर मूवमेंट चालू होता है अमेरिका में, तो उसमें भी जाते हैं वो। और उस गदर मूवमेंट के जो 5 समूह बनाए गए थे जो भारत में हथियार लेकर आएंगे, तो उस समूह के मेंबर भी एक तरह से ये बनते हैं। और मगर रास्ते में फिलीपींस में उनका ये जो एक जहाज था जिसके तहत एक तरह से भारत में हथियार लाए जा रहे थे ताकि भारत में जाकर गदर आंदोलन कर सकें 1857 की तर्ज के ऊपर। तो जहाज पकड़ा जाता है और उसमें इनको भी एक तरह से फिलीपींस में इनको पकड़ लिया जाता है और फिर 12 साल की इनको सजा वहां पे होती है। और 1913 के बाद यानी 12 साल की सजा के बाद 1925 में भारत में आते हैं। और भारत में आने के बाद फिर क्योंकि उस समय तक प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था और जो दूसरा हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन भी एक तरह से विफल हो चुका था, तो उस समय पे जो दूसरा क्रांतिकारी मूवमेंट थे, जैसे हम भारत नौजवान सभा जैसे इसने भगत सिंह जी ने चलाई थी, और उसके बाद जो बहुत सारे जो क्रांतिकारी मूवमेंट इधर पंजाब में और उधर बंगाल में, महाराष्ट्र में चल रहे थे, तो उसी दौरान ये भी अपना मूवमेंट चलाते हैं समाज में समानता स्थापित करने के लिए। और इसके साथ साथ जितने भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उनमें भी समानता स्थापित हो, तो उसी तर्ज को लेकर इन्होंने एक नया मूवमेंट शुरू किया, आदि धर्म। यानी एंशियंट, सबसे प्राचीन जो धर्म है उसकी बात ये करते हैं। और हालांकि इनका उस समय क्योंकि का जो एक तरह से रूढ़िवादी जो हिंदुत्व या फिर हिंदू धर्म था, उसमें जो अछूत लोग थे उनको एक तरह से हालांकि एक मेंबर तो माना गया मगर अधिकार नहीं दिए। तो अधिकारों की बात ये करते हैं कि समानता के तौर पर अधिकार दिए जाएं, और इसीलिए अधर्म मूवमेंट चलता है। और मैं यहाँ पे 1920 का जो दशक है ये, यानी एक तरह से 1926 में जो आंदोलन चला है, उस दौरान हम देखते हैं कि पूरे भारत में इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट शुरू होते हैं। जैसे पंजाब की बात करते हैं अधर्म मूवमेंट, इधर इसकी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आदि हिंदू मूवमेंट चालू होता है। आंध्र प्रदेश में आदि आंध्रा है, कर्नाटक में आदि कन्नड़ था, आदि मलयालम था, इस तरह से आदि महाराष्ट्र में भी मूवमेंट शुरू होता है। तो एक तरह से वहां पे मराठा जो मूवमेंट था वो शुरू होता है, फुले का जो मूवमेंट था, अम्बेडकर का मूवमेंट था, वो आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीजें मतलब एक तरह से हम ये देखते हैं कि पूरे जो समय का जो भारत है वो है, उसमें हम समानता के लिए विभिन्न मूवमेंट देखने को मिलते हैं। उसी दौरान ये पंजाब में भी एक नई लहर उठ कर आती है जहां पर, और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि भगत सिंह भी अपने लेखों में जो उसमें विद्रोही के जो सूडोनेम था उनका, उस विद्रोही के नाम से बहुत सारे लेख भी लिखे हैं। और वो भी इस मूवमेंट को यानी मंगलराम के जो मूवमेंट था उसको एक तवज्जो देते हैं और कहते हैं कि जाति विनाश के लिए ये मूवमेंट बहुत ही आवश्यक है। और जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टकराने की बात आती है तो भी ये मतलब मंगूराम जी उससे टकराते हैं और उसको एक तरह से कहते हैं कि भाई हमें भी, जब वो कहते हैं ना कि अधिकार देने की बात आती है तो ब्रिटिश सरकार ने भी अधिकार हमें नहीं दिए, तो ये भी ब्रिटिश सरकार की समाप्ति की बात करते हैं। और आगे चलकर यानी एक तरह से जब खासकर 1931-30 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी,
31 की जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर ये डॉक्टर अम्बेडकर को सपोर्ट करते हैं जब प्रत्येक निर्वाचक मंडल की बात आती है, क्योंकि उसमें ये था कि भाई जितने भी अछूत थे उस समय कि उनको भी एक तरह से वोट डालने का, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार हो, तो उसकी बात ये करते हैं। तो वहां पे जो झगड़ा होता है गांधी और अम्बेडकर के बीच में, उसमें फिर लगभग 54 जो पत्र लिखे गए अम्बेडकर सपोर्ट में, तो उनमें से अधिकतर पत्र पंजाब से जाते हैं। तो उस मूवमेंट को चलाने के लिए, और फिर बाद में रविदास का जो मूवमेंट था जिसे हम बेगमपुरा की बात करते हैं, और बेगमपुरा एक ऐसी जगह थी जहां पर सभी व्यक्तियों में समानता है, कोई जाति नहीं है, सिर्फ मानवता है, तो उसको भी पंजाब में स्थापित करने की बात करते हैं। और यही कारण था कि वहां पर हमें एक अधर्मी एक नया धर्म के रूप में स्थापित होता है। आगे चलकर जो रविदासिया जो मूवमेंट वहां बनता है उसमें वो समाहित हो जाता है। तो एक तरह से जो कहते हैं ना कि समाज में सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता स्थापित करने में मंगूराम ने बेहतरीन योगदान दिया, और उनकी एक तरह से ये जो जयंती के ऊपर हमने, हालांकि समय ज्यादा हो चुका है, मैं अपनी बातों को और ज्यादा न विस्तारित करते हुए, क्योंकि बहुत लंबा उनके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, उसको फिर कभी करेंगे। तो खासकर हम यही कायम मानेंगे, मतलब भाई समाज में मानवतावादी मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए। यही शिक्षा है, यही शिक्षा का आधार है। जिस तरह शिक्षा होती ना, हमें सिर्फ आज साक्षर बनने की जरूरत नहीं है, शिक्षित बनने की जरूरत है। और शिक्षित हमें तभी बनेंगे जब हम, वो कहते हैं ना कि सारे जो भेदभाव हैं उनको खत्म करके एक समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। तो आज हमारी जो एजुकेशन है वो यही है। ट्रेनिंग एजुकेशन की होती है, स्कूल कॉलेज की जरूरत इसीलिए होती है ताकि एक सद्बुद्धि के साथ मानव का विकास हो सके। और अगर वो कहते हैं ना कि जानवर, अगर वो सबसे, वो कहते हैं ना कि एक तरीके से देखे तो जानवर ही होता है, अगर अपनी बुद्धि का विकास करके नए अपना भी, राष्ट्र का भी, समाज का भी, पूरी दुनिया का विकास करे, वही मानव हो सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और पवन जी से आग्रह करूंगा कि हमारे महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी के, तो वो और संदीप जी आपस में गहरे मित्र भी हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं पवन जी से आग्रह करूंगा कि वो आज के लिए वोट ऑफ थैंक्स करें। सर पवन जी। पवन जी हैं या फिर, क्योंकि उनकी दादी बीमार चल रही है आजकल, पता नहीं वो अभी, वो कल भी कह रहे थे कि मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगा। हाँ हैं पवन जी। धन्यवाद अमरदेव सर जी, जो मुझे आपने वोट फॉर थैंक्स का जो ये मौका दिया है संदीप सर के लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि संदीप सर मेरे मित्र भी हैं, तो संदीप सर से जो मेरी पहली मुलाकात है वो आई थिंक 2009 में हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। और जिस टाइम मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा था लाइब्रेरी के अंदर, तो उतनी जितनी ऊर्जा के साथ उस टाइम देखा था, उतनी ऊर्जा के साथ मैंने आज सर को सुना है। और उस टाइम मुझे याद है कि इनके पास दुनिया भर की जो है साहित्य की किताबें रखी थी, और हमेशा जो उनको अपने साथ रखते थे। तो उसी टाइम से जो है मेरा संदीप सर से जो है रिलेशन है। तो संदीप सर, मैं आपको हमारे जो है पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, जो आपने जो है इतना वक्त दिया हमें, और बच्चों के जहन में जो है उनको करियर को लेके, और खास तौर पर एजुकेशन में क्या करियर हो सकता है, उस ठीक समझ पैदा की है, उसके लिए धन्यवाद। और जैसे कि आपने बताया कि 1964 का बताया शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन, और स्कूली शिक्षण को जो है जो डिवीजन जो आपने बताया है बच्चों को कि भाई प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होते हैं, डाइट का जो है 2 वर्षीय प्रोग्राम क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्या फायदे हैं, कैसे उनके फॉर्म निकल रहे हैं, क्या उनमें कैरियर क्या हो सकता है, जो शिक्षण का जो क्षेत्र है किस तरह से काम कर रहा है, उसके बारे में जो आपने समझ पैदा की है वो काफी काबिल तारीफ है। मैं तो ये कहूँगा कि आपने सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि हमारे भी जो है ज्ञान का विस्तार किया है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 3 ईयर बीएड प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अंदर, और एक यूनिवर्सिटी आपने बताई है जिसका मुझे भी नहीं पता था कि इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी करके है कोई। तो इस टाइप की समझ भी जो है आपने हमें
दी है हमें, इस टाइप का जो नॉलेज हमें दी है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। और अंत में सर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम मैं उम्मीद करता रहूँगा हमारे अमरदीप सर कराते रहेंगे, और हम आपको ऐसे ही इनवाइट करते ऐसे ही टाइम निकाल के और बच्चों के ज्ञान को जो है बढ़ाते रहना है। थैंक यू सो मच संदीप सर जी, थैंक यू सो मच। अंत में मैं फिर से शुक्रिया कहूंगा प्रिंसिपल सर का और दूसरे प्लेसमेंट के साथियों का, और अमरदीप जी आपका विशेष आभार ये मौका देने के लिए, और दूसरा क्रांतिकारी मंगू की बात बताने के लिए, क्योंकि इतिहास में विशेष रूप से यही ध्यान में पढ़ते ही आए हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में किन को पढ़ाया गया और किन को बाहर रखा गया। तो जो हमारे क्रांतिकारी थे, मंगू जी जैसे हमारे क्रांतिकारी थे, वो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या में शामिल नहीं है। और आप जैसे शिक्षक जब इस तरह का प्रयास करते हैं जोड़ने का, कि किस तरह से उन्होंने भगत सिंह ने जिनको अपने लेखों में विस्तार दिया, और वो भगत सिंह से पहले से ही मिलके एक क्रांतिकारी मूवमेंट चला रहे थे जाति विरोधी। ये जानकारी के लिए विशेष आभार। और आगे भी मैं बिरोर कॉलेज से विभिन्न कार्यक्रमों में मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी जुड़ता रहूंगा, क्योंकि अमरदीप जी अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनका जो फलक का विस्तार है वो देखते ही बनता है कि काफी उसमें ज्ञान कूट कूट कर भरा है। तो इस ज्ञान को लेने के लिए अमरदीप जी मैं बार बार आपसे जुड़ता रहूंगा। शुक्रिया मैं सर के लिए सर एक बात और कहना चाहता हूँ कि सर की जो साहित्य और जो समझ है वो बड़ी मतलब तीक्ष्ण है, और हरियाणा से जितने भी जुड़े शोध कार्य हैं, जो भी बच्चे स्टूडेंट जो रुचि रखते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अपना कैरियर या आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए जो है हमारे सर संदीप सर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। और कुछ एनजीओ वगैरह भी हैं जिनमें सरों ने जो है काम किया है, तो किसी भी को भी अगर कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना है, आगे जाना, तो उसके लिए संदीप सर जी हमेशा हमारे साथ हैं और हर वक्त उपलब्ध हैं। थैंक यू सर। शुक्रिया पवन ऑफ थैंक्स के लिए। और मैं अमरदीप जी से बात होने पे पता चला कि लाइब्रेरी में किस तरह से आप विस्तार दे रहे हैं, और लाइब्रेरी जो कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, उसको अपने महाविद्यालय में लगातार आप प्रयास से बेहतर बना रहे हैं। आपका भी शुक्रिया बनता है। शुक्रिया पवन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारी जो शिवांशी मैम है, क्या इस जवाब क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं क्या? मतलब आप बैंक मैनेजर बनना है तो बीकॉम के बाद क्या करें, क्योंकि आप बीकॉम के ही अध्यापक हैं। शायद वो अभी है नहीं। सिमरन बेटा, ऐसा है कि बीकॉम मैनेजर बनने के लिए कोई कोर्स तो होता नहीं है, आपको टेस्ट नहीं देने पड़ते हैं बैंकिंग सिस्टम के। और जो असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर होते हैं, बैंक मैनेजर होते हैं, ब्रांच पहले तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे ही जाते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। और उसके बाद दूसरा एक ऑप्शन होता है प्रमोशन के द्वारा, तो प्रमोशन के द्वारा भी क्लर्क से भी आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं। तो डायरेक्टली बैंक मैनेजर बनने के लिए कोई ऐसा कोर्स है वो फिलहाल मुझे पता नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 9466। मैं इसका पता करके आपको जरूर बताऊंगा, या फिर मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है सिमरन। हेलो सर। हाँ बेटा, सर नंबर बोलना अपना। मैं नंबर चैट बॉक्स में लिख दिया है 9466 960340। मैं आपको पॉजिटिवली, आप मुझे कल फोन कर लेना या शाम को फोन कर लेना, मैं किसी से बात करके फिर बताऊंगा। किसी बैंक मैनेजर से ही पूछूंगा कैसे बैंक में मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू।
और कल हमारा जो टॉपिक है वो है मतलब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। अभी तक हमने पढ़ा कि विभिन्न जो एग्जाम्स वगैरह हैं वो कैसे पास करें। कल हम बात करेंगे कि इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें। तो कल भी आप इसी लिंक पे आप जुड़ सकते हैं। कोशिश करें अपने साथियों को भी बताने की, ताकि जो आपके सुखद भविष्य की जो बात है वो सभी तक पहुंच सके। और इसी बात के साथ मैं आप सभी का, निशा मैडम, शिवांशी मैडम, लक्ष्मी मैडम और पवन जी का, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके साथ साथ कविता जी का, जो बार बार हमारे प्रोग्राम में इतनी शिद्दत से जुड़ते हैं। और साथ में अंत में संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत दोबारा से हार्दिक धन्यवाद। और इसके साथ हमारे जो साथी प्रदीप जी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर सिट्टू राणा जी, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद। आप अपनी अटेंडेंस वगैरह देना चाहे तो दे सकते हैं, अभी मीटिंग चल रही है, बाकी इलेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित, कुछ कहना चाहते हो? सर अब लेफ्ट करें। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आप लेफ्ट कर सकते हो। स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसका जो स्टिमुलस है वो हमें